इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में से जब इजिप्शियन किंग टूटनखमून का टॉम्ब डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छिपा हुआ ये टॉम्ब 3000 सालों में पहली बार खोला गया, जिसके अंदर बेशुमार खजाने और किंग टूटनखमून की मम्मी भी मौजूद थी। इस टॉम्ब में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका वजन 1,03,000 तोला था। वैसे तो इस टॉम्ब से मिलने वाला खजाना प्राइसलेस है, मगर एक अनुमान लगाया जाए तो तकरीबन 5.5 अरब रुपए के बराबर है। मिस्टर एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये टॉम्ब डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न जमाने में भी इतना ज्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकलने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम 10 साल लग जाते हैं। तो आखिर 3000 साल पहले, जब नहीं कोई मशीन थी, नहीं कोई मशीन थी, नहीं कोई टेक्नोलॉजी, जब एंशिएंट इजिप्शियन ने ये सोना निकाला तो आखिर कैसे और कहां से? फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस वॉशर ने अपनी टीम के साथ इस मुश्किल चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने सोने को कई सालों तक अच्छी तरह से स्टडी किया और उसकी कंपोजिशन कई जगह से निकलने वाले सोने से कंपेयर किया। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और उनकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि टूटनखमून की टॉम्ब से मिलने वाला सोना भी किंग वैली के आसपास के पहाड़ों से निकाला गया था। अब चैलेंज था वो पहाड़ को ढूंढने का जहां से एंशिएंट माइनर इतना ज्यादा सोना निकालते थे। लेकिन ये टास्क कोई मामूली टास्क नहीं था। किंग्स वैली के पास हजारों पहाड़ मौजूद हैं और ये जानना कि सोना किस पहाड़ से निकाला गया था, ये वाकई बहुत मुश्किल काम था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस वॉशर अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक सहरा में पहुंच गए, क्योंकि इस रेगिस्तान में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने कण छुपे हैं। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर टूटनखमून की टॉम्ब से मिलने वाला सोना भी इसी डेजर्ट से निकला था तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई निशान मौजूद होंगे। ये रेगिस्तान 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहां गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से जिंदगी न होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इसी डेजर्ट के किसी पहाड़ से निकाला गया होगा तो जाहिर है उसमें काफी ज्यादा मेन पावर लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में सहरा जाते रहे। इस बंजर सहरा में कई घंटों तक सफर करने के बाद काफी अंदर जाकर उनको एक पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिला। पास जाकर पता चला कि ये एक बहुत पुराना कुआं था जो पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था। ये बात पक्की थी कि ये कुआं किसी जमाने में यहाँ से गुजरने वाले काफिले को पानी प्रदान करती थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे यहाँ कुछ और भी था जो इस कुएं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। जी हाँ, थॉमस और उसके साथी को यहाँ एक पुराना कमरा भी बना हुआ दिखा जो अंदर से इबादत गाह का मंजर दिखा रहा था। इस कमरे के दीवारों और छतों पर काफी मेहनत से पत्थरों पर कार्विंग करके पेंटिंग बनाई गई थी। जब इस आर्ट वर्क को गौर से देखा गया तो इसमें एक ऐसी राज छुपी हुई थी जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ आया दोस्त जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपी है जिसके तलाश में हम निकले हैं। जाहिर था कि शहरा में बना इस कुआं और रेस्ट रूम इस शहरा का सबसे पहला स्टॉप है जहां पर एंशिएंट गोल्ड माइनर्स आराम के लिए रुकते थे। एंशिएंट इंजीनियर्स गोल्ड माइन तक जाने के लिए कुआं और रेस्ट रूम का एक नेटवर्क बनाया था। एक अंदाजे के मुताबिक हर एक रेस्ट एरिया 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और एक रेस्ट एरिया से दूसरी रेस्ट एरिया तक पहुंचने के लिए मैनर्स की टीम को कई दिन लग जाते थे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाले इन्फॉर्मेशन से थॉमस और उसका दोस्त बहुत खुश भी हुए, वहीं दूसरी तरफ उनको ये भी मालूम पड़ गया था कि ऐसे कई स्टॉप्स तक उनको आगे लंबा ट्रैवल करना है, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतजार कर रहा था और ये मंजिल अब बहुत ज्यादा पास दिख रही थी। इसी कारण से उन्होंने सहरा की गहराई में जाने का फैसला किया। बंजर सहरा में फिर एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता गया, लेकिन गोल्ड माइन जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। आखिरकार पूरे 2 दिनों के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे पड़े ढेर सारे पत्थर दिखाई दिए। देखने में तो ये एक नॉर्मल सीन था, लेकिन थॉमस का मानना था कि ये जगह एंशिएंट गोल्ड माइनर्स का कैंप लगती है, और हुआ भी कुछ ऐसा। जी हाँ, इस जगह पर पत्थरों से बनी कुछ ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर जो दिखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, इसको इस टूल की मदद से तोड़कर क्रॉस किया जाता था और फिर उस क्रॉस में से सोने के कण अलग किए जाते थे। जब इस जगह की गहराई से सर्चिंग की गई तो यहाँ गोल्ड माइनिंग के कई टूल्स जमीन पर बिखरे पड़े दिखाई दिए। क्योंकि थॉमस को एंशिएंट गोल्ड माइनिंग की टेक्निक्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी, इसी वजह से उसका मानना था कि एंशिएंट माइनर्स इन पहाड़ों को खोदकर इनमें टनल्स बनाते थे।
इन टनल्स में खास प्रकार के पत्थर ढूंढकर उनको इस माइनिंग कैंप में लाया जाता था, जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। माइनिंग कैंप में मौजूद मैनर्स की दूसरी टीम इन पत्थरों को क्रॉस करके इनमें से सोना निकालते थे और फिर वो सोना किंग्स वैली ले जाया जाता था। थॉमस को एक एंशिएंट गोल्ड माइनिंग कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात की थी कि जिन टनल्स की वो बात कर रहा था, ऐसा एक भी टनल उसको दिखाई नहीं दिया। शायद हजारों साल पहले खोदे गए टनल्स कमजोर थे और भूकंप की वजह से टूट चुके थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर इस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे, तो उसमें से वो सिर्फ 1 चम्मच जितना गोल्ड इकट्ठा होते होंगे। यानी ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टूटनखमून के टॉम से मिलने वाला सोना निकालने में हजारों मजदूर एक साथ एक समय पर काम करते थे, लेकिन फिर भी उनको ये टास्क कंप्लीट करने में कई साल लगे होंगे। माइन किया गया सोना छोटे छोटे कण की शकल में किंग्स वैली ले जाया जाता था, जहाँ पर एक अलग टीम उनको कई अन्य शेप देती थी, जैसे कि डेथ मास्क, कॉफिन, मूर्ति, ज्वेलरी, कुर्सी और अन्य चीज भी शामिल है। 1920 में जब हॉवर्ड कटार ने ये टॉम डिस्कवर किया था, तब उसने 5000 कई किस्म की चीजें मौजूद थीं। इन सभी चीजों का कैटालॉग बनाने में ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे 10 साल लगे थे। उम्मीद है कि मिस्टर एक्सप्लेन की वीडियो आपको अच्छी लगी।